Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. बच्चे we were doing chapter 8 of offenses against the public tranquility. Till section 148 we have done, and today we are going to cover difference between section 149 and section 34 of IPC. राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे. घुमा फिरा के देखो, कहीं से भी आ सकता है. यू शुड नो ईच एंड एवरी सेक्शन एंड यू शुड नो हाउ दिस सेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वन. आपके बुक में जो 34 सेक्शन है और 149 है वो लिटिल सिमिलर है, बट जो डिफरेंस है विच दैट इज वी आर गोइंग टू कवर टुडे. ओके, सेक्शन आप अनलॉफुल असेंबली यू ऑलरेडी न्यू, कल हमने उसके बारे में पढ़ा था. आप अच्छे से एक बार वो वीडियो देख लीजिए. नाउ कमिंग टू सेक्शन 149 सेज एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट. राइट बच्चे, तो 149 में अनलॉफुल असेंबली के कोई भी मेंबर होगा वो ऑफेंस के लिए लायबल होगा बिकॉज ही प्रोसिक्यूटेड ड्यू टू कॉमन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट. एक चीज देखिएगा. देन आपको सेक्शन 34 के बारे में पता है. 34 में वी डिस्कस्ड अबाउट कॉमन इंटेंशन. राइट, तो यहाँ पर ये ही डिफरेंस सबसे बड़ा है बच्चे. यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात की गई थी और 34 में इंटेंशन की बात की गई थी. ऑल राइट, सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट 34, ताकि जब हम इनका डिफरेंस करें तो आपको ऑलरेडी पता हो कि 34 के बारे में हमने क्या पढ़ा है. देखिए, सेक्शन 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन. हियर सेवरल पर्सन मीन्स मोर देन टू और मोर देन टू. 34 में ये पर्सन होता है. राइट, दे एनी एक्ट डन बाय देम इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. When a criminal act is done by several persons, then each of such person is liable for that act in same manner as if it were done by him alone. यही पढ़ा था हमने कॉमन इंटेंशन में. अगर उनमें कोई भी एक बंदा कॉमन इंटेंशन के उससे काम करेगा तो ये माना जाएगा जो भी पर्सन उसमें था, उसके साथ इंक्लूडेड था, वो एक्ट उसी ने ही किया है. सो यू बेसिकली नो अबाउट ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 34. एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन. Secondly, there was common intention of all. Then third is participation, and fourth in furtherance of common intention, मतलब common intention को लेके ही वो काम किया गया था. Let me give you example. A constable along with his team goes to B's house. Right? A है, अपनी टीम के साथ B के घर जाता है. अब B, C and D घर के बाहर आते हैं. लाइक बी के इसकी टीम में सी डी घर के बाहर आते हैं और ए को ड्रैग करके ब्लो करते हैं. ओके, क्या था? ए अपनी टीम के साथ है, सॉरी बच्चे ये सी डी ई है. बी आता है, बी अपने फ्रेंड्स के साथ, यू कैन टेक FGH. बी पूरा ग्रुप बना के आता है और ए को ड्रैग करके ब्लो करता है, मारता है पुलिस वाले को. यहाँ रूल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी अप्लाई होता है. मीन्स बी के साथ साथ एफ भी लाइबल होगा, जी भी लाइबल होगा और एच भी लाइबल होगा. राइट, सो दिस इज बेसिकली कॉमन इंटेंशन थी. फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में काम किया गया. मोर देन 2 पर्सन है एंड एवरीवन इज गोइंग टू बी लाइबल. देयर इज अ जॉइंट लाइबिलिटी. समझ में आया? यही पढ़ा था हमने सेक्शन 34 में बच्चे. सेक्शन 34 कोई सेपरेट एलिगेशन नहीं है, ये किसी क्राइम और एक्ट के साथ ही मर्ज होकर लगेगा. लाइक अगर किसी ने मर्डर किया है तो सेक्शन 302 विद सेक्शन 34. राइट, वेयर एज जो सेक्शन 149 है कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होते हुए कोई ऑफेंस किया होगा तो वो सेक्शन 149 के अंडर लाइबल हो जाएगा. इट इज ऑलरेडी सेपरेट ऑफेंस, बट ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये किसी के साथ लगता है. ओके, अब यहाँ पर बच्चे कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 का ही एक केस आपके लिए मैं समझाती हूँ. एक केस था हमारा, किसका था? BK घोष वर्सेस एम्परर. बहुत बढ़िया केस है बच्चे. इस केस में क्या कहा गया था? A, B and C proceed to house of D
ठीक है, तो रास्ते में जाते हुए ऑलरेडी बी के पास पिस्टल थी जो कि ए एंड सी को मालूम है। ओके, ए बी सी तीनों कहाँ जाते हैं, डी के घर पे जाते हैं। वहाँ पर उनको तीनों को ही पता है कि बी के पास क्या है, गन है। अब बी डी के घर के बाहर ओपन फायर करता है जाके, और जिससे डी की मौत हो जाती है। हेयर ए बी एंड सी ऑल विल बी लायबल, रिमेंबर दैट, right, as they have common intention तो थी ही। so when we are talking about group liability, अगर किसी की कॉमन इंटेंशन नहीं है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट बी लाइबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। बट यहाँ पर अगर सबकी इंटेंशन थी मारने की तो सभी लाइबल हो जाएंगे, बेशक डी बी के हाथों से मारा हो। रिमेंबर दैट। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ दैट, एग्जाम्पल एक और लेके दिखाती हूँ बच्चे। सेम हम लेते हैं ए बी एंड सी, राइट। तीनों की कॉमन इंटेंशन थी कि डी से रिवेंज लेना है, राइट। मारने की किसी की इंटेंशन, दे वर लाइक कि हमें डी से रिवेंज लेना है। फर्स्ट दे स्टार्टेड ब्लोइंग डी विद पंचेस, मारते हैं मुक्कों से। बट हियर ए इज हैविंग अ नाइफ विच इज हाइडिंग फ्रॉम बोथ बी एंड सी। बी और सी को कोई आइडिया नहीं है दैट ए इज हैविंग अ नाइफ। नाउ इन दिस केस इफ ए स्टैब्स डी विद द नाइफ, राइट, and D is dead, then B and C will be liable here only for causing hurt and A for murder. Remember that B और C सिर्फ hurt के लिए liable होंगे because they just involve in blowing the punches only. Knife का ना इनको idea था, ना they were having any intention of killing D, they were just having the intention of taking revenge. That's why they will be liable for hurt, whereas A along with hurt he will be liable for murder. Remember that. अच्छे से समझ में आया बच्चे? ओके, आपका केस 34 को और मजबूत करने के लिए सेक्शन को एक केस आया था बच्चे, दैट इज महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ओके, दिस केस केम इन 1948। तो इस केस में क्या बोला गया था बच्चे? क्रिमिनल एक्ट, इफ एनी कंप्लेंट इट मस्ट बी शोन। अगर किसी क्रिमिनल एक्ट की कंप्लेन आई है सेक्शन 34 के लिए, इट मस्ट बी शोन दैट दैट एक्ट वाज डन बाय वन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे कॉमन इंटेंशन, इसलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रही हूँ क्योंकि 34 में यही है कि अगर कॉमन इंटेंशन से वो एक्ट किया गया है तभी वो 34 के अंडर लाइबल होगा। जैसे मैंने यहाँ केस बताया, बी और सी अब 34 के अंडर लाइबल नहीं हो सकते बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एन इंटेंशन ऑफ किलिंग डी, ऑल्दो दे वर हैविंग ए नॉलेज कि डी की जान जा सकती है, बट नाइफ से नो, नॉट एट ऑल। ओके, आपका एक केस मैंने जब सेक्शन 34 अच्छे से समझाया था तब एक केस और बताया था, तब कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, इफ यू रिमेंबर। इट वॉज स्टेटेड इन दैट केस दैट कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट, प्रीवियस प्लानिंग में नॉट बी नेसेसरी बच्चे, इसमें ऑन द स्पॉट भी आपकी इंटेंशन जग सकती है, सो वो भी 34 के अंडर इंक्लूडेड है। अब आपको पता लग गया। एक ओवरव्यू लेते हैं बच्चे सेक्शन 149 एंड 34 का। 149 is related to section like it is common object, and here it is common intention. It is related to chapter 8 and it is related to chapter 3 where we did general explanations. Okay, सारी explanation उसमें common intention की section 34 में आती है, right? section 149 में फिर से समझाती हूँ, every member of unlawful assembly, right, here only unlawful assembly, guilty of offense committed in prosecution of common object, whereas in section 34 में common intention plus participation means presence physically, right, ये necessary है। okay? अब बच्चे सेक्शन 149 को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। रिक्वायरमेंट आपको पता है, there should be unlawful assembly in the existence, one of the member of that assembly should have committed an offense, right? Unlawful assembly, right? offense किससे हुआ हो बच्चे? committed by its member, okay? Then third is the offense should have been committed in prosecution of the common object. There must be a common object. Then
Fourth point, the other accused upon whom 149 is being applied should have been a member of that assembly at the टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड. अब एक मेंबर से हुआ ऑफेंस, बट जब और मेंबर्स पे सेक्शन 149 अप्लाई हो रहा है तो वो मेंबर्स उस अनलॉफुल असेंबली के उस टाइम पर मेंबर्स होने चाहिए और उनको पता था कि कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए वो काम हो रहा है. ऑल राइट, आई गिव यू एग्जाम्पल ABCDE. राइट, A committed murder. A will be liable for section 302. The rest would be liable under section 302 with respect to section 149 being the member of unlawful assembly. Murder बेशक इससे liable हो जाएंगे only if it's proved that there was physical presence of all other members at the time of what? Commission of the offense and he was the member of that unlawful assembly. All right, member होना बहुत ज़रूरी है. अब बच्चे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल करवाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा इसमें कब क्या इंक्लूड होना है. राइट, इफ़ ए गोज आउट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली एंड किल्स जी, अनलॉफुल असेंबली से बाहर जाके वो अपनी पर्सनल रिवेंज लेने के लिए जी को मार देता है, देन अदर वुड नॉट बी लाइबल. राइट, एंड सिमिलरली आफ्टर सी लेफ्ट, अगर सी भी इस ग्रुप में से निकल कर लेफ्ट आउट और गोज आउट ऑफ द सीन एंड रेस्ट कमिटेड द ऑफेंस, देन सी वुड नॉट बी लाइबल. ऑल राइट, अगर ए अलग से जाके कोई रिवेंज लेता है तो ये सब नहीं लाइबल होंगे. एंड इफ सी निकल जाता है एंड ऑल अदर गो एंड डिड सम क्राइम, देन सी विल नॉट बी लाइबल. राइट, फॉर द लाइबिलिटी शुड बी टुगेदर, सब इकट्ठे होने चाहिए. राइट, स्लाइट स्कैटरिंग वुड नॉट बी सेव फ्रॉम लाइबिलिटी. ज़रा सा हटके ये चीज़ें नहीं है कि मैं तो उस टाइम पे कमरे के बाहर था जब ये हो रहा था. नो. राइट, goes out of the scene means that he is like he doesn't have any idea about what is going on by the other members, what are they doing. Okay, so charge of section 149 is easier to be proved. बहुत ईजी है बच्चे प्रूव करना सेक्शन 149 को. 34 में आपको कॉमन इंटेंशन भी देखनी है, पार्टिसिपेशन भी देखना है, वेयर सेक्शन 149 में जस्ट बीइंग द मेंबर इज जस्ट इनफ, कि आप मेंबर थे, दैट्स इनफ. ओके, राइट बच्चे. In prosecution of common object is to capture and of the members kill Z, then it will be considered that in prosecution as it is a probable consequence of unlawful assembly. अगर उसी ग्रुप में से कोई Z को मार देता है तो ये माना जाएगा कि वो उसी का ही ग्रुप, सब उसी के ही मेंबर्स थे. राइट, तब ये नहीं माना जाएगा कि उसने अलग से आके किसी को मारा है या समथिंग लाइक दैट. ओके, लाइक 10 persons गोन टू कैप्चर द लैंड. ये अच्छे से देखना बच्चे एग्जाम्पल. राइट, लैंड कैप्चर करने के लिए जाते हैं. देयर फाइट अकर्स एंड वन ऑफ देम किल्स एक्स, देन ऑल विल बी लाइबल. ओके बच्चे, इफ वन ऑफ द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली हैविंग अ pistol not known to the other member of the assembly and if that person takes out the pistol and kills X, then others will not be liable. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ओके, तो आपको पता होना चाहिए आइडियाज़ का कि कब अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होकर उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा और कब नहीं किया जाएगा. राइट बच्चे, इफ़ 20 people decided to kill X, ग्रुप गैंग ने डिसाइड किया कि हम जाके X को मारते हैं, एंड 10 out of them goes to kill X at a far place, दूर जाके मारते हैं, then only 10 would be liable and not the other 10. But if the distance is not much, then they all can be held liable. ये चीज़ ध्यान में रखना बच्चे. डिस्टेंस भी मैटर करता है because physical presence at that place is we are considering the most. Okay. The member of unlawful assembly can't be held liable for the criminal conspiracy unless it's proved that there was prior agreement or prior concert, right, showing the common intention. आपको ये बताना पड़ेगा कि उनमें एक एग्रीमेंट हो चुका है, कॉमन इंटेंशन थी. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को भी हम डिस्कस कर रहे हैं लिटिल बिट. राइट, तो अगर बच्चे अब आपको एग्जाम में लिख के आना है डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 149 एंड सेक्शन 34, तो टैबुलर फॉर्म में आप इसका आंसर दीजिएगा बहुत अच्छे से. आई एम गिविंग यू जनरल पॉइंट्स, आप एक्सप्लेनेशन खुद लिख सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या होगा बच्चे, हेयर इन अनलॉफुल असेंबली इट्स 5 और मोर देन 5 people, यही है.
एंड हेयर इट्स 2 or more than 2 people. फर्स्ट पॉइंट आपको पता लग गया बच्चे. सेकेंड इज इन प्रोसिक्यूशन ऑफ टू अटेन या टू प्रोसिक्यूट, दैट इज दे आर नॉट फर्दर एनीथिंग, रादर दे आर हैविंग द कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट. तो यहाँ पर क्या आता है बच्चे, कॉमन ऑब्जेक्ट, वेयर एज हेयर दिस इज कॉमन इंटेंशन. ऑल राइट, कॉमन इंटेंशन इसमें हम करते हैं और इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट होता है. थर्ड थिंग इज फिजिकल प्रेजेंस इज मस्ट, राइट. फिजिकल प्रेजेंस, अभी डिस्टेंस का मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको, और यहां पर दैट्स नॉट मस्ट. देन एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नॉट नेसेसरी. ये पता है आपको, प्रेजेंस इज हेयर बट पार्टिसिपेशन not necessary, whereas in this it is essential, very essential है बच्चे participation होना. Okay, in charge framing section 149 is written like 149 impliedly contain. इसमें क्या होता है बच्चे, 149 is in itself a offense, is itself an offense, बताया भी था मैंने आपको. एंड बट इन सेक्शन 34 इट्स नॉट एन ऑफेंस, ये कोई सेपरेट ऑफेंस नहीं है, अ सेपरेट ऑफेंस, बल्कि ये दूसरों के साथ इंक्लूड होता है. ये आपको पता लग गया बच्चे. और बाकी आप इनकी डेफिनेशंस दोनों की दे दीजिएगा, एक डेफिनेशन क्लोज दे देना दोनों का ही. एंड एक और चीज़ आपका, एक और डिफरेंस इसमें इंक्लूड हो जाएगा, इट इज़ इन चैप्टर 8th and it is in chapter 3. बेस्ट डिफरेंस है बच्चे, जितना अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन करके आओगे, लिख के आओगे, यू विल गेट द गुड स्कोर. एंड ट्राई टू मेक द क्वेश्चन दैट इज, उसको इतनी ईजी लैंग्वेज में लिखो कि एग्जामिनर को ये पता लग जाए दैट येस ही इज हैविंग द बेस्ट नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन. गिव केस लॉज, गिव डेफिनेशन क्लोज, गिव प्रॉपर सेक्शन. अगर आपको प्रॉपर सेक्शन का नंबर याद नहीं है, लीव इट, बट गलत मत लिख के आओ. ओके, एग्जाम्पल्स दो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा.